नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। लास्ट क्लास में हमने एटीट्यूड चेंज पढ़े थे कि भाई अभिवृत्ति परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस पर प्रश्न आते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रश्न आते हैं उस टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है परसुएशन। क्या कहते हैं? परसुएशन इसको कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही टफ है, यानी कि बेहतर हिंदी अनुवाद मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यूपी पीसीएस ने जो इसका हिंदी अनुवाद किया, परसुएशन का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। जैसे कहते हैं ना, किसी को बहका दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ये हो सकता है। वही किसी को अच्छे काम के लिए भी मना लिया, किसी को बुरे काम के लिए भी मना लिया, किसी को प्रभावित कर दिया, वो क्या कहलाता है? परसुएशन कहलाता है। तो इसको हिंदी में अनुनयन भी कह देते हैं, और जो यूपी पीसीएस ने किया है वो क्या है? प्रभावन। हालांकि इतना अच्छा है नहीं, तो आप चाहो तो हिंदी में भी परसुएशन भी लिख करके आ सकते हो। परसुएशन हिंदी में ही परसुएशन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार जो है वो परसुएशन, ऐसे परसुएशन लिखो, कोष्टक में जो है वो ये लिखो, और फिर उसके बाद में इसी का ही आप प्रयोग कर सकते हो। नहीं तो प्रश्न पत्र में जो अनुवाद आया हो उस अनुवाद से काम चला लेना, जो अनुवाद आया हो उस अनुवाद को जो है वो हर जगह यूज कर लेना। तो परसुएशन हम पढ़ेंगे कि परसुएशन क्या होता है, अनुनयन या प्रभावन जो है वो क्या होता है, इसको हम पढ़ें। इससे पहले देखो, मैंने आपको अभी बता दिया कि ये क्या है, किसी को प्रभावित करना है, ठीक है, किसी को विचारों में परिवर्तन लाना है, किसी के एटीट्यूड्स में परिवर्तन लाना है, किसी को बदल देना है, क्या है? परसुएशन है। तो बेसिकली आजकल इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है, उस नए कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नज थ्योरी। क्या कहते हैं? नज थ्योरी। तो ये नज जो सिद्धांत है, नज थ्योरी को हिंदी में क्या कह देंगे? नज सिद्धांत कह देंगे। तो नज सिद्धांत जो साइकोलॉजी में, वो सॉरी इकोनॉमिक्स में आया, किस लिए आया है कि भाई जो ज्यादातर कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं बहुत सारा, किस पर? एक तो जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स पर, और साथ ही में साइकोलॉजी पर भी। साइकोलॉजी में भी सोशल साइकोलॉजी जो है, जो सामाजिक मनोविज्ञान जो है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको नज सिद्धांत के बारे में किसी दो लोगों का नाम लिखना हो तो आप किसका ले सकते हो? एक तो लिख सकते हो रिचर्ड थेलर का, RACHRD, रिचर्ड थेलर, है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, रिचर्ड थेलर। एक तो कौन हुए हैं आपके? रिचर्ड थेलर हैं, और सनस्टीन है। सनस्टीन, ये दो लोग हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि भाई ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं? भाई देखो, विज्ञापन की दुनिया में ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? अपने कस्टमर्स को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना चाहते हैं, और उनसे कहना भी नहीं चाहते कि तुम अपने आप को बदलो, यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी नहीं देना चाहते। क्योंकि जब भी, एक सीधा सिद्धांत है, जब भी किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और उसको पता चल जाता है, तो जब भी किसी को भी ये पता चल जाए कि मुझे ज्ञान मिलने वाला है, तो वो ज्ञान लेता ही नहीं है। इसी को कहते हैं फोर वार्निंग। एटीट्यूड चेंज की मैं जो 5 बाधाएं में बता रहा था, उसमें से एक बाधा क्या है? फोर वार्निंग। कि जब पहले ही पता चल जाता है ना कि ये मेरे को बदलने वाला है, तो आदमी फिर तैयार नहीं होता बदलने के लिए, वो बदलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब क्या कर रही है ज्यादातर विज्ञापन, ज्यादातर कंपनियां, कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज देना है। यूं नहीं कहना कि मेरा सामान खरीदो, ऐसे कहना है कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से कि देख लो, हमारा सामान खरीदना चाहो तो हमारा खरीद लो, देख लो आपकी इच्छा है। छोटे छोटे संकेत देने हैं, छोटे छोटे सुझाव देने हैं, और उसको सकारात्मक दिशा में की तरफ बदलना है, उसके एटीट्यूड को बदलना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नज सिद्धांत कहते हैं, जो कि रिचर्ड थेलर और केन्स सनस्टीन ने दिया है। केन्स सनस्टीन, दो लोग हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया और सोशल साइकोलॉजी जो हो गया, इसमें खूब ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है। किसके ऊपर? परसुएशन के आधार पर। क्योंकि अब हम परसुएशन पढ़ेंगे, तो परसुएशन की बेसिकली कितनी व्याख्याएं हम पढ़ेंगे? 2 व्याख्याएं हम पढ़ेंगे। एक तो जो है इसकी अर्ली अप्रोच थी, और एक इसकी वर्तमान में जो है अप्रोच है वो क्या है। तो हम परसुएशन में खास तौर पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं?
परसुएशन में हम प्रमुख रूप से 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि परसुएशन क्या होता है, परसुएशन क्या होता है। दूसरी चीज देख लेंगे कि भाई परसुएशन के उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण तो देखेंगे ही ना, बिना उदाहरणों के काम कैसे चलेगा, है ना। उदाहरण देख लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसकी अप्रोच कितनी है, और फिर इसके स्तर हम देखेंगे कि इसके कितने स्तर हैं। तो 4 चीज हम इसमें प्रमुख रूप से देखने वाले हैं कि परसुएशन क्या होता है, परसुएशन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, इसकी अप्रोच कौन कौन सी है, और जो अप्रोच है उनके स्तर क्या क्या है, अप्रोच के क्या क्या, अप्रोच के तत्व में जो है वो तत्व कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मिलकर के वो अप्रोच बनी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई परसुएशन है क्या। परसुएशन बहुत ही आसान चीज है, दुनिया की सबसे आसान चीज, मतलब आसान तो क्या, बहुत कठिन चीज है, पर दुनिया की सबसे ज्यादा आपको चारों तरफ इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। वो क्या चीज है, परसुएशन। जैसे कि अरे हम तो फकीर आदमी है साहब, झोला उठा के चल देंगे। अब मोदी जी वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे वोट दो, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा ये क्या बिगाड़ लेंगे भाई मेरा, अरे क्या बिगाड़ लेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। मतलब लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता, मैं देश की सेवा करना ही नहीं चाहता, मैं प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता, मैं तो फकीर हूं। तुम्हें बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो ये सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं, ये खा जाएंगे तुम्हें। वो इनडायरेक्ट तौर पर ये कह रहे हैं। जब इनडायरेक्ट तौर पे जो इस तरीके के मैसेज जो दिए जाते हैं ना, किसी के व्यवहार को परिवर्तित करने की जो कोशिश की जाती है, किसी के एटीट्यूड्स को बदलने की जो कोशिश की जाती है, इसी का नाम ही क्या है, परसुएशन है। यदि आपको लिखने वाला, पुस्तकों में लिखने वाला उदाहरण चाहिए या परिभाषा चाहिए, तो क्या लिखोगे, किसी की अभिवृत्ति को बदलने का किया गया सायास प्रयास। कैसा प्रयास, किसी की अभिवृत्ति को बदलने का किया गया सायास प्रयास, अनायास नहीं, सायास प्रयास ही क्या है, परसुएशन है। इसमें आप आदमी जान बूझ करके उसके एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत करके कर रहा है। इसमें क्या चीज अनिवार्य होती है, इसमें संप्रेषण अनिवार्य होता है। संप्रेषण जानते हो किसे कहते हैं, इंटरेक्शन, दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है उसको ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मतलब होता है बातचीत करना, दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं। तो सायास प्रयास है। और ये कैसे किया जा सकता है, एक तो ये डायरेक्ट किया जाता है प्रत्यक्ष तौर पे, और कैसे किया जा सकता है, इनडायरेक्ट किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष तौर पे। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से क्या किया जा सकता है, अभिवृत्ति परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या हो गया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को प्रभावित किया जाता है। और दुनिया भर में इसके उदाहरण बिखरे पड़े। दुनिया भर में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपको क्या कर रहा है, एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जब आप मुझसे क्लास ले रहे हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं आपका एटीट्यूड चेंज करने की तो कोशिश कर रहा हूं। और इसी को हम क्या कहते हैं, परसुएशन। क्लास का नाम ही क्या है, परसुएशन है। एक पूरी की पूरी क्लास में टीचर क्या कर रहा है, चाहे वो क्लास हो पहली क्लास, एलकेजी, केजी, नर्सरी, वहां से लेकर के कॉलेज स्तर की, यूपीएससी, लवासना में जो आपकी ट्रेनिंग होगी, वहां जो लेक्चर होंगे, वो सब सारे के सारे क्या है, परसुएशन के ही उदाहरण हैं। आपको परसुएट किया जा रहा है, आपके अभिवृत्तियों को बदलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जितने भी राजनेता जो भाषण दे रहे हैं, प्रत्येक राजनेता का भाषण जो है वो क्या है, बदलने का प्रयास है, परसुएट किया जा रहा है लोगों को। लोगों का व्यवहार चेंज करना चाहते हैं, लोगों के एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, अपने पक्ष में पॉजिटिव करना चाहते हैं। जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, कोई भी पुस्तक हो गई, प्रत्येक पुस्तक आपके एटीट्यूड चेंज करने का उदाहरण है। प्रत्येक फिल्म आपके एटीट्यूड चेंज करने का एग्जाम्पल है। एटीट्यूड चेंज कर दिया ना पुष्पा का, मैं झुकेगा नहीं, अब चारों तरफ फेमस हो गया ना वो। तो कोई भी ऐसा प्रयास या कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जिसकी मदद से हम किसी व्यक्ति या समुदाय या समूह या समाज की अभिवृत्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं, उसे ही परसुएशन कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रयास या अभिव्यक्ति जिसकी मदद से हम किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज या समूह की अभिवृत्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं,
उसे ही परसुएशन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आ रहा है, जो मोबाइल पे आ रहा है, जो रेडियो पे आ रहा है, कहीं पे भी अखबारों में जो आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का जो विज्ञापन है वो क्या है, एक परसुएशन ही है। प्रत्येक नेता का भाषण परसुएशन ही है। जैसे मैंने बताया ना, अरे हम तो फकीर आदमी है साहब, झोला उठा के चल देंगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चिल्ला चिल्ला करके ये बात कही जा रही है। ये क्या है, परसुएशन का एग्जाम्पल है। परसुएट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का एटीट्यूड बदलने की कोशिश की जा रही है। यह है परसुएशन। दोस्त मिलते हैं, अरे यार चलो भाई फोन किया, चलो यार ट्रिप पे चल रहे हैं क्या, अरे यार घूमने चल रहे हैं, चलो यार, अरे यार घूमने का प्लान बनाओ। अबे साले तू तो जो है अपनी घरवाली से डरता है, तू तो अपने पिता से डरता है, तू तो मम्मी से डरता है, तू कब तक इस तैयारी में घुसा रहेगा, चल यार 3 दिन की बात है, घूम करके आते हैं। ये क्या किया जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है। जब भी कोई भी चीज आ जाएगा तो क्या किया जाएगा, परसुएट। परसुएशन में होगी क्या चीज, इसमें क्या होगा, तर्क होगा, इसमें तथ्य होंगे, इसमें प्रमाण होंगे, इसमें सूचना होगी, हालांकि ये सब सूचना के ही अंग हैं। इसमें भावना होगी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं ना, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई नहीं है, ऐसे नहीं कर सकता है यार, प्लीज यार रिक्वेस्ट है यार, एक बार चल दे यार, दोस्त नहीं है यार तू मेरा, फिर मेरा दोस्त किस काम का है यार, ठीक है। तो वो पहले भी मैंने आपको बता रहा था कि भाई ने बोला करने का मतलब करने का, बात ही खत्म हो गई, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें क्या होती है, भावना होती है। और क्या होता है, सामाजिक प्रभाव। अगर आपसे, एक तो मैं क्लास ले रहा हूं, तो मेरी क्लास से परसुएशन हो सकता है उतना ज्यादा ना हो, यूट्यूब की दुनिया की बात में कर रहा हूं, सोशल मीडिया की दुनिया में बात में कर रहा हूं। और एक वही यूपीएससी के जो फेमस टीचर्स हैं वो इस सेम क्लास को ले ले और वो भी ये सेम बात बोले, तो आप बताओ मेरा वीडियो ज्यादा फेमस होगा कि उनका वीडियो ज्यादा फेमस होगा? उनकी बातों को काट काट के रील बन जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपकी? क्यों? क्योंकि वो बहुत फेमस व्यक्ति है, जैसे विकास सर हो गए, या खान सर हो गए, या डॉक्टर तनु जैन मैडम है वो हो गई, या अवध ओझा सर, अब तो खैर वो पॉलिटिक्स में आ गए, पर वो थे। और भी कई सारे हैं, जैसे एक निश्चय एक एकेडमी है, फिलोसफी के वहां टीचर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो वो हैं। मुझे नहीं पता वो कितने फेमस हैं, पर मेरे लिए तो वो बहुत फेमस हैं। वो फिलोसफी की क्लासेज लेते हैं, तो और दर्शन शास्त्र बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। और भी कई सारे लोग हैं, जैसे रोमन सैनी हो गया अनअकैडमी की दुनिया का। या आप फिर क्या करोगे कि कई बार आप केवल अनअकैडमी नाम देखते हो कि अच्छा अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अब आपको ये नहीं देखते कि इस पर पढ़ा कौन रहा है, बस वो आप नाम देखते हो क्योंकि आपको उस पर भरोसा है। तो आप क्या हो जाएगा, आसानी से परसुएट हो जाएंगे। इसी को ही कहते हैं सामाजिक प्रभाव, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक प्रभाव। यानी कि कोई एक तर्क जो है, कोट है, कोई बात है, वो आप अपने उसको यदि आप बिना किसी व्यक्ति के आप अपने स्टेटस पे लगाओगे या लोगों को कहोगे तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि भाई बाबा कार्ल मार्क्स ने कहा है, इमैनुअल कांट ने कहा है, फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, कौटिल्य ने कहा है, तुलसीदास जी कह करके गए हैं, गांधी जी ने कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है, तो आप पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और पता तेरे को मोदी जी क्या कहते हैं इस पर, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, परसुएट। ये क्या है, सोशल प्रभाव हो गया, सोशल इफेक्ट हो गया। तो इस सामाजिक प्रभाव से जल्दी परसुएट हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि जिसके प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा सम्मान की भावना है, या आपके मन में ये बात है कि यार ये कहेगा तो ज्ञान की बात ही कहेगा, ये कहेगा तो अच्छी बात कहेगा, ये खराब बात नहीं कह ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति बहुत फेमस नहीं है, जैसे कि मान लो मैं हो गया, अब मैं कितनी भी अच्छी बात कह लूं तो मेरी बात को उतनी ज्यादा मेरी बातों से उतने ज्यादा परसुएट नहीं होंगे, या उतनी जल्दी परसुएट नहीं होंगे जितना कि जिस व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव है उससे बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए विज्ञापन की दुनिया में आप देखोगे ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तियों से करवाए जाते हैं। जो जितना ज्यादा फेमस व्यक्ति होगा उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात का इंपैक्ट अच्छा होगा। एक तो कोई राह चलता व्यक्ति कह रहा है कि भाई विमल पान मसाला बोलो जुआ केसरी, उसकी बात कोई मानेगा ही नहीं। एक अजय देवगन गा के कह रहा है बोलो जुआ केसरी। अब अजय देवगन बोलो जुआ केसरी बोलेगा और एक आम आदमी बोलेगा, तो बताओ किसका प्रभाव ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है अजय देवगन का प्रभाव ज्यादा होगा। और जब अजय देवगन भी कम पड़ गया तो फिर क्या कर लिया कि चलो भाई अक्षय कुमार को ले लो,
और ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। और जब लगा कि यार इन दोनों को तो बार बार बहुत ज्यादा देख लिया, तो फिर शाहरुख को भी ले लो, ताकि परसुएशन कम नहीं होना चाहिए, उसका जो सामाजिक प्रभाव है ना वो कम नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए बोलो जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी। अभी जो मैं कर रहा हूं ना, ये मैं परसुएट हो चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बोलो जुआ केसरी, क्योंकि मेरे दिल में बस गया है, मेरे अवचेतन मस्तिष्क में बस गया, इतनी बार सुन लिया, तो मैं भी आपको समझाते समय बोल रहा हूं। अब आप भी सुनोगे तो अब आपके भी मन में बस जाएगा, और हो सकता है आप भी कहीं कहीं और जगह बोलो इसको कि भाई बोलो जुआ केसरी। कोई भी फिल्म हो गया, सोशल मीडिया पे जो रील वायरल होती है वो क्या हो रही है, परसुएशन ही है। एक बार कच्चा बादाम हो गया तो सब कच्चा बादाम कर रहे हैं, एक बार बचपन का प्यार हो गया तो सब बचपन का प्यार कर रहे हैं, एक बार पतली कमरिया हो गया तो सब पतली कमरिया कर रहे हैं, कुछ भी। तो ये क्या है, मीम क्या है, एक तरीके का परसुएशन ही है। जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि सोन पापड़ी पे इतने ज्यादा मीम्स बनाए कि आप इस बात के लिए परसुएट हो गए कि भाई कैडबरी खाना चाहिए, कुछ मीठा हो जाए, सोन पापड़ी नहीं खानी चाहिए, सोन पापड़ी खाना शर्म की बात है। ये हमारे दिमाग में बैठा दिया, आपको परसुएट कर दिया गया, आपको पता भी नहीं चला कि कब कब आपके मस्तिष्क को दूसरे लोगों ने प्रभावित कर दिया, आपके एटीट्यूड बदल दिए किसी चीज को लेकर के। उदाहरण के तौर पर सोन पापड़ी को लेकर के बदल दिए। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किसमें किया जा सकता है, मूर्ख बनाने में भी किया जा सकता है किसी को, और किसी को बेहतर बनाने में भी किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि भाई दोनों ही तरीके से, कि भाई माइनस और पॉजिटिव प्लस दोनों ही प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। सकारात्मक तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक वे में प्रयोग किया जाता है। परसुएट, बेटा पढ़ाई कर ले, तेरे को घड़ी देंगे, साइकिल देंगे तेरे लिए वीडियो गेम लेकर के आएंगे। आजकल तो वीडियो गेम आते नहीं, आजकल तो मोबाइल ही आते हैं ना, या फिर प्ले स्टेशन आते हैं। तेरे को मूवी दिखाने ले चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं, मुझे आज है मरना। क्या कर रहा है, परसुएट कर रहा है कि या तो कह दो कि तुम मेरी हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कितनी सारी फिल्मों में आप ये देखते होंगे कि हीरो क्या प्रयास कर रहा है, सुसाइड का प्रयास कर रहा है हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए। और जब हीरोइन को ये लग जाता है कि यार ये तो मेरे लिए जान दे सकता है, तो वो परसुएट हो जाती है, वो कहती है वाह वाह मजा आ गया, कितना सच्चा प्रेमी मिला है, यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए। अब देख लो कोई धमकी दे रहा है, इसको परसुएशन में भी धमकी दे रहा है कि कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं, आज है मरना। मर्दों वाली क्रीम, फेयर एंड लवली लगाओ, शादी हो जाएगी, गोरे हो जाओगे, मर्दों वाली क्रीम लगाओ। तुम जब परफ्यूम लगाओ, सब कुछ तो उड़ गया, बस तुम्हारा परफ्यूम बाकी रह गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो इम्पैक्ट के, भाई लोग उसमें दिमाग में ये बिठाना चाह रहे हैं कि ये परफ्यूम लगाओगे तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, ये परफ्यूम लगाओगे तो इंप्रेस हो जाएंगी, और ये परफ्यूम उड़ेगा नहीं, इसकी जो सेंट है, इसकी खुशबू है, वो हमेशा ही रहेगी। तो क्या किया जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है। और क्या, और कौन सा है, यदि आपको, कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। क्या बात है यार, आज तक तो हमने सुना ही नहीं था ये कि भाई, कि जैसे ही सुना लोगों ने, लोगों के दिमाग में परसुएशन होने लग गई। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, कुछ भी ले लो, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये सब क्या करने की कोशिश की जा रही है, आपको परसुएट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसके अप्रोच देख लेते हैं। इसकी दो अप्रोच है, एक है अर्ली अप्रोच और एक है वर्तमान की अप्रोच, जिसको हम कहते हैं, या कॉग्निटिव अप्रोच हम उसको कहते हैं। तो इसकी दो अप्रोच पढ़ते हैं। एक पहली का नाम है अर्ली अप्रोच। पहली का नाम क्या है, अर्ली अप्रोच है, जो कि 1990 से आप इसका शुरुआत मान सकते हो, अर्ली अप्रोच को। और दूसरी जो है उसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञानात्मक अप्रोच। कॉग्निटिव शब्द आपने कितनी बार पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो अब तो आपको दिक्कत होती नहीं होगी। तो कॉग्निटिव अप्रोच है, जो कि 2000 के बाद से आप मान सकते हो। तो अर्ली अप्रोच क्या है वो हम देख लेते हैं। इसकी प्रारंभिक, जो आरंभिक दृष्टिकोण जो है, अर्ली अप्रोच को हिंदी में क्या कहेंगे, आरंभिक दृष्टिकोण। तो क्या है इसका आरंभिक दृष्टिकोण परसुएशन का? तो शुरुआत में जो परसुएशन को जो माना जाता था, तो क्या हुआ कि खूब सारे अनुसंधान हुए 1990 तक,
और ये उस समय ये बिठा दिया गया कि भाई ऐसा करो, तुम तो बस बार बार ऐड दे दो, बार बार ऐड दो, किसी बात को बार बार बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेद निरमा से आई, सौंदर्य साबुन निरमा, तू खिली खिली तू जवा जवा। तो बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। क्या आपने किसान पंप खरीदा? हाँ मैंने किसान पंप खरीदा। किसान पंप सबसे बेहतर। क्या तुमने किसान पंप खरीदा? हाँ हाँ किसान पंप, किसान पंप। बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं, बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं। वो उस समय अर्ली अप्रोच ये थी कि बार बार एक ही शब्द को बोलेंगे, बार बार प्रोडक्ट का नाम दोहराएंगे या बार बार प्रोडक्ट की टैगलाइन को बार बार दोहराएंगे, तो क्या होगा, वो दिमाग में बैठेगी और लोग ऑटोमेटिक जब बाजार में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट उनको दिखेगा तो उनके दिमाग में वो चीज बचेगी, आएगी, अवचेतन मस्तिष्क से चेतन में आएगी और वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कह देते हैं, क्योंकि इससे क्या किया जा रहा है, व्यवहार को परिवर्तन करने का की कोशिश की जा रही है। वहां भी वही कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वहां पे संज्ञान के स्तर पे कोशिश की जा रही है कि भाई मस्तिष्क में के संज्ञान के स्तर पे चेंज कर दो, व्यवहार में परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अर्ली अप्रोच था। तो अर्ली जो अप्रोच आई, इसमें उन्होंने क्या बताया, 4 पक्ष इसके बनाए। अर्ली अप्रोच के उन्होंने कितने पक्ष बताए? 4 पक्ष इसमें बताए। सबसे पहला पक्ष उन्होंने कहा कि कौन, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं किसी को। अर्ली अप्रोच में कोई विज्ञापन मान लो बना रहे हैं, तो विज्ञापन में हम क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब है कि सबसे बड़ी बात है कि कौन, कि विज्ञापन करेगा कौन, उसी को ही हम दूसरी भाषा में क्या कह देते हैं, परसुएडर। क्या कह देते हैं हम, परसुएडर। परसुएडर यानी कि वक्ता, बोलने वाला। भाई मैसेज में, संदेश देने में किसको हम लें, कि भाई राजन बाबू को लें, कि विकास दिव्य कीर्ति को लें, कि डॉक्टर तनु जैन मैडम को लें, या किसी और खान सर को ले लें, या किसी और दूसरे फेमस व्यक्ति को लें, या अजय देवगन को लें, शाहरुख को लें, विराट को लें, किसको लें, अमिताभ बच्चन को लें, सचिन तेंदुलकर को लें, धोनी को लें, किसको लें। तो वक्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि भाई विज्ञापन जो दिया जा रहा है ना, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कोई एक तो हो गया राह चलता आदमी जो बिल्कुल फेमस नहीं है और वही बात बोल रहा है अमिताभ बच्चन, तो दोनों की बातों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 जो पक्ष होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष इसमें क्या है, हु है, ठीक है। और हु का मतलब कौन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है व्हाट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है व्हाट। व्हाट यानी इसको मैसेज भी कह सकते हो आप, यानी कि संदेश, कि भाई वक्ता तो हो गया बोलने वाला, लेकिन वो बोलेगा क्या, क्या मैसेज देगा। वो मैसेज भी इंपॉर्टेंट चीज है। मैसेज भी छोटी मोटी चीज नहीं है, मैसेज भी बहुत सा दिमाग खर्च करके बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा बजाज, अब हमारा बजाज बनाया, आज तक फेमस है, 1990 का है। आप बच्चे तो बिल्कुल नए जमाने के हो, ठीक है। आप भी कई बार देखते होंगे हमारा बजाज जो है, वो किसी से भी पूछोगे ना हमारा बजाज, वो सुनकर के बता देगा हमारा बजाज। स्कूटरों के लिए आता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज आज तक दिमाग में फैला हुआ है, क्योंकि संदेश दे दिया हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है ये। तुम क्या समझ रहे हो, बजाज स्कूटर को छोटी मोटी चीज नहीं है, क्या है, संदेश, स्ट्रॉन्ग संदेश दे दिया, इमोशनल करने वाला संदेश दे दिया। तो संदेश, मैसेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, हुम, यानी कि जो मैसेज जो दिया जा रहा है ना, वो किसके लिए दिया जा रहा है, ये फिक्स होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे मैं जो क्लास ले रहा हूं तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या हो गया, कि भाई ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। एक होता है जैसे कि किचन की रेसिपी कोई बना रहा है, तो इसका मतलब गृहिणी उसकी टारगेट है, या किचन में जो काम करने वाला व्यक्ति है, खाना बनाने वाला है, वो उसका टारगेट ऑडियंस हो गया। तो अलग अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं। अब मान लो कि मर्दों वाली क्रीम आती है, तो ये किसके लिए है, पहली बात तो ये मर्दों के लिए है, लड़कों के लिए है, जेंट्सों के लिए है। दूसरी बात किसके लिए है, जो कि गोरे होना चाहते हैं, जो पहले से ही गोरे हैं उनके लिए है क्या, नहीं, पर जो गोरे हैं उनके लिए। अब इसमें यह भी बात वो शामिल करता है कि भाई धूल मिट्टी जम जाती है इस पे, इस परत को वो निकाल देता है, इसमें चारकोल आता है, इसमें फलाना आता है। तो हुम यानी कि किसके लिए है, ठीक है। तो मैसेज, संदेश जो है वो किसके लिए, टारगेट ऑडियंस, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, श्रोता। ऑडियंस आपकी क्या है,
है ना। किसके लिए? ऑडियंस आप इसको कह सकते हो, है ना। ऑडियंस लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो क्या हो गया? ऑडियंस हो गया। और चौथा चीज जो होगी इसमें वो क्या होगा आपका? मीडियम। क्या होगा आपका? मीडियम। कि भाई किस माध्यम से हम जो है वो परसुएट करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से करेंगे, टीवी पे करेंगे, क्रिकेट की होर्डिंग, क्रिकेट का जो स्टेडियम है उसमें होर्डिंग्स लगा के करेंगे, इस हमारे नाम की टी शर्ट छपवा देंगे, जैसे कई सारी कोचिंगों के नाम की टी शर्ट आती हैं, बैग छपवा देंगे हमारे नाम के, पर्चियां छपवा देंगे, ठीक है, और होर्डिंग्स लगा देंगे जगह जगह बड़े बड़े। तो ये सारे के सारे क्या है? मीडियम है। और मीडियम को ही हम क्या कहते हैं? एक तरीके से संदेश का माध्यम कह देते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम। तो ये चार क्या होते हैं? इसके पक्ष हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के में चार चीजें आती हैं, चार तत्व इसमें शामिल हैं। सबसे पहली चीज यह है कि भाई वक्ता कौन होगा, बकने वाला कौन होगा। बकने वाले की बात नहीं हो रही है, वक्ता यानी कि बोलने वाला कौन है। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा दिक्कत है, तो बा और बा में थोड़ा अंतर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वाह। इसको क्या बोलते हैं? बा। ठीक है, मेरा इतना क्लियर नहीं है प्रोनाउंसिएशन, तो पर आपको तो समझ में आ गया ना। तो क्या है ये? जैसे होता है विशाल, तो ऐसे ही क्या है ये? वक्ता। तो वक्ता है तो परसुएडर है। परसुएडर कौन होना चाहिए? परसुएडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहली क्वालिटी परसुएडर में होनी चाहिए, जो परसुएट करेगा लोगों को, सबसे पहली बात कैसा होना चाहिए? वो भरोसेमंद। उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है और आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करवाओ, कैसे काम चलेगा? जैसे कि यदि आप क्या करो, कोई भी मान लो कि किसी भी विलेन के द्वारा कोई भी सुंदरता वाली प्रोडक्ट का प्रचार करवाया जाएगा, तो वो सूट नहीं होगा ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो सूट नहीं होगा। जैसे कि शक्ति कपूर है, और शक्ति कपूर मान लो ये प्रचार करे कि उस पर प्रचार करवाए कि भाई जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन बीमा पॉलिसी, तो उसकी बात में उतना वजन नहीं आएगा, उतना दम नहीं आएगा, ठीक है। या फिर शक्ति कपूर क्या क्या किसका प्रचार करे कि भाई लक्स मेरी सुंदरता का राज है, लक्स साबुन, मैं लक्स से रोज नहाता हूं, तो आपको लगेगा यार क्या बात है, शक्ति कपूर क्या है, लक्स से क्या नहाता है, या जॉनी लीवर कहे, ठीक है। तो एक सेकंड देना मेरे को, है ना। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो मजा नहीं आएगा। अब आपको सौंदर्य साबुन का प्रचार करना है, तो क्या क्या करना होगा? तू हुस्न परी तू जाने जहां, तू सबसे हसी तू सबसे जहां। तो ऐसी कोई फेमस एक्ट्रेस लेनी पड़ेगी ना। तो क्या होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। वैसे तो भरोसेमंद और विश्वसनीय एक ही बात हो जाती है लगभग, कि जिसकी बात पे लोग भरोसा कर ले। जैसे अमिताभ बच्चन कहेगा कि भाई 2 बूंद जिंदगी की, तो लोग मानेंगे नहीं भाई 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन कह रहा है। जैसे एक बार बीच में, अभी तो थोड़ा कम हो गया, जब आंखों के डोनेशन की बात चली थी, खूब चला था बीच में एक बार, आपके जब आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय, तो उस समय ऐश्वर्या राय पे प्रचार करवाया, अमिताभ बच्चन पे प्रचार करवाया, तो बड़े बड़े लोगों पे प्रचार करवाया गया। क्यों करवाया गया? ताकि लोग प्रभावित हो और अपनी आंखें डोनेट करें, अपनी आंखें डोनेट करने, जीते जी नहीं करें, है ना। आजकल तो मीम्स बनते हैं कि ये देखने के बाद तो मेरी आंखें डोनेट करने का मन कर रहा है। नहीं, जब आदमी इंसान का देहांत हो जाए तो देहांत के बाद विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। यदि प्रभावशाली नहीं होगा आपका वक्ता, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब एक तो मोदी जी बोल रहे हैं कि या फिर जयप्रकाश नारायण थे उस समय, जयप्रकाश नारायण थे, तो जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था एक बार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और चारों तरफ बवाल मच गया और इंदिरा गांधी हार गई, इंदिरा गांधी को हरा दिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जबरदस्त नारा दिया। अब वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? कौन है? जेपी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो,
गांधी जी बोल रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे करो या मरो, गांधी जी बोल रहे हैं भाई, हम आंदोलन में क्यों नहीं कूदे? गांधी जी ने कहा है कि सरकारी कॉलेज छोड़ दो, सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दो, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दो। गांधी जी ने बोला, कोई ऐसे वैसे इंसान ने नहीं बोला, सबने छोड़ दिया। प्रत्येक आदमी इस आंदोलन में हिस्सा ले, प्रत्येक आदमी ने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि किसने बोला है? गांधी ने बोला है। गांधी ने नहीं, महात्मा गांधी जी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसकी बात में वजन है, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है। कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इतना भरोसा नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? आकर्षक भी होना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगता हो, जो लोगों को पसंद हो। जैसे कि शाहरुख खान कह रहा है, बोलो जुआ केसरी, या फिर कोई सुंदर सी हीरोइन कह रही है कि मैं फलाना शैम्पू लगाओ बालों में, मजा आ जाएगा। या फिर आमिर खान कह रहा है ठंडा मतलब कोका कोला। तो आकर्षक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सफल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सफल। असफल व्यक्ति की बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते, सफल लोगों की बातों को ज्यादा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जैसे कि कोई एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया आईएएस की परीक्षा में, आज टॉप कर लिया, और यदि वो कोई यूट्यूब वीडियो बनाएगा तो वो बहुत फेमस हो जाएगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, है ना, यानी कि उसके वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे। वहीं कोई बंदा 4 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हुआ है, अब वो वीडियो बना के वही सेम टू सेम बातें वही भी कह रहा है, वही सारी सलाह वो भी दे रहा है किसी भी अभ्यर्थी को तैयारी करने की, जो कि सफल कह रहा है वही असफल वाला भी कह रहा है। लेकिन ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सफल वाले की होगी। असफल वाले की बात पे क्या है, खुद तो पास हुआ नहीं है, हमको ज्ञान पेल रहा है। उनके मन में रिएक्टेंस की भावना आ जाएगी, प्रतिघात, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो वो क्या होता है? परसुएशन में आने वाली बाधाएं हैं रिएक्टेंस, एटीट्यूड चेंज करने में आने वाली बाधाएं हैं रिएक्टेंस, तो वो उसमें पैदा हो जाएगा, क्योंकि असफल व्यक्ति कह रहा है। सफल आदमी कहेगा तो उसकी बात का वजन ही अलग है, कि भाई अमिताभ बच्चन कह रहा है कि देखो यदि आपको सफल होना है ना जीवन में, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लोग उसकी बात को सीरियसली लेंगे। अब यही बात मैं बोलूंगा तो मेरी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। एक मैं बोलूं, एक विकास सर बोले, मैंने पहले भी बताया, तो वो वजन का फर्क पड़ता है। सफलता और असफलता का क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। सफल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कि भाई जिसके लिए जो श्रोता है ना, श्रोता से मिलते जुलता होना चाहिए, लक्षित समूह से मिलता जुलता, लक्षित समूह से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, अब तो थोड़ा कम हो गया, ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल मफलर बांध करके प्रचार करता था, बीच बीच में थोड़ा खांसता भी था, चप्पल पहन लेता था, बड़ी सी शर्ट पहन लेता था, ढीला सा पैंट पहन लेता है, क्यों ऐसा कर रहा है? गांधी जी ने जीवन भर धोती ही पहनी। चलो गांधी जी तो बहुत नैतिक आदर्श वाले थे, उन्होंने तो जानबूझ करके नहीं किया होगा, ठीक है, या किया तो उन्होंने जानबूझ करके था, पर उनका पाखंड नहीं था, उनकी हिपोक्रेसी नहीं थी वो, क्योंकि वो अपने जीवन में भी वैसे थे और राजनीतिक जीवन में भी वैसे ही थे। अब आप कई सारे नेताओं को ऐसे देखोगे कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो ऐसे नहीं है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में वैसे हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल ले लो, हो सकता है कि वो अपने आम जिंदगी में भी वैसे ही हो, मैंने तो उनकी आम जिंदगी देखी नहीं, ठीक है, बट जो टीवी पे विज्ञापनों में और जो न्यूज चैनल वगैरह में जितना उनको देखा है, तो ज्यादातर इस तरीके के वो ड्रेसअप में रहते हैं कि आम आदमी को ऐसा लगे कि यार ये तो हमारे जैसा ही तो है। तभी आम आदमी पार्टी नाम रखा, कि भाई एक कॉमन मैन जैसी आइडेंटिटी हो, कि भाई मफलर बांधता है, ठीक है, बड़ा सा स्वेटर पहन लिया, बड़ा सी शर्ट पहन ली, या सैंडल पहनता है, जूते भी नहीं है, ढीला सा पैंट पहना हुआ है, तो बीच बीच में खांसी भी आती है, जैसे आम आदमी को आ जाती है बेचारों को। तो वो क्या कर रहे हैं? लक्षित समूह से अपने आप को मिलते जुलता वाला बना रहे हैं, दिखाने के लिए, आम आदमी जैसा बनाने के लिए। कोई भी नेता हो, अक्सर करके वो क्या होता है, ऐसी ही ड्रेसिंग सेंस को अपनाता है, ताकि वहां का जो किसी राज्य विशेष का मान लो, देश विशेष का मान लो, उनको अपने जैसा ही आदमी लगे। इसीलिए राहुल गांधी बेचारे कुर्ता पजामा पहन करके खूब घूमते हैं, टी शर्ट पहन करके खूब घूमते हैं, ताकि आम आदमी जैसे लगे। अब आप सोचो कि कोई भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप जो कपड़े पहन करके घूमता है, पैंट शर्ट टाई लगा करके हमेशा 24 घंटे घूमे,
तो जब जब भी किसी भी भाषण में जाए ऐसा ही बन के जाए, किसी भी रैली में जाए वैसा ही जा रहा है, संसद में जा रहा है वैसा ही जा रहा है, जनता के बीच गांव में जा रहा है वैसी ही ड्रेस पहन करके जा रहा है, तो उसको सफल होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, लक्षित समूह से मिलता जुलता ही नहीं है। लक्षित समूह से वो मिलता जुलता ही नहीं है, तो लोगों को लगेगा ही कि नहीं ये तो अपने में से एक है। जब ऐसा लगेगा ना कि हम में से ही कोई एक आदमी बोल रहा है, तो उसकी बात का ज्यादा भरोसा होता है। दूसरी बात क्या है कि उसकी साख होनी चाहिए, उसकी एक इमेज होनी चाहिए लोगों को कि यार नहीं यार ये आदमी बोल रहा है ना, तो ये आदमी गलत नहीं बोल सकता। जैसे अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, तो उनकी एक इमेज बनी हुई है। कोई सचिन तेंदुलकर है तो वजह से सचिन तेंदुलकर को शायद ही आपने कभी किसी शराब के या गुटखा के विज्ञापन में शायद ही कभी देखा होगा, तो उसकी साख बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे धोनी है, कोहली है, इनकी इमेज बनी हुई है। अब जैसे मान लो कि डेंटिस्ट का प्रचार आता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए, माँ माने डिटॉल का धुला, अब कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट आता है, पेस्ट का टूथपेस्ट का एड आता है, उसमें क्या आएगा, डॉक्टर आ जाएगा, सफेद कोट पहन करके डॉक्टर आएगा। जब डॉक्टर कहेगा तो डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड, कि भाई डेंटिस्टों ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, तो उसकी डॉक्टरों की साख होती है। डॉक्टरों ने कहा ये टूथपेस्ट अच्छा है, तो इसका मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि डॉक्टर कह रही है। सुंदर महिला कह रही है कि भाई ये साबुन लगाने से जो है गोरे होते हैं, तो सुंदर महिला कह रही है, तो हाँ हम भी ऐसे हो जाएंगे कि एक तरफ डब से लगाया, एक तरफ साधारण साबुन से लगाया, देखो डब से लगाया तुम कितनी गोरी हो गई, तुम भी लगाओ। और घर पे जो बेचारी महिला जो सुंदर नहीं है, वो भी सोच रही है नहीं मैं इसी से नहाऊंगी। जो लड़के हैं, किशोर हैं, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और क्या करते हैं इसमें तो ये सारी की सारी हैं, जब मैंने आपको बता दिया, बोलो जुबां केसरी बताई दिया, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, ये दिल मांगे मोर, एक पेप्सी का प्रचार आता था, बहुत फेमस था, ये दिल मांगे मोर आहा, तो शाहरुख खान उसमें आता था, बहुत फेमस हुआ वो। सचिन तेंदुलकर का कौन सा विज्ञापन सबसे ज्यादा फेमस है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बहुत फेमस है। तो क्या है कि परसुएडर कैसा होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो परसुएडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी की सारी क्वालिटी परसुएडर में होनी चाहिए। भरोसेमंद होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, सफल लक्षित समूह से मिलता जुलता होना चाहिए, उसकी साख होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, साख होनी चाहिए। इसमें एक क्वालिटी और मानी जाती है कि तीव्र गति से बोलने वाला हो तो अच्छा है, तीव्र गति से बोलने वाला, तीव्र गति से बोलने वाला। जैसे these documents are रिस्क, और वो वाले बोलते हैं ना, तेज तेज बोल जाते हैं, क्योंकि जब आदमी बहुत जल्दी जल्दी कोई बोलता है तो लोग ध्यान से नहीं सुन पाते, लोगों को लगता है कि जो इसने बोला होगा सही बोला होगा। तो ये सारी की सारी क्वालिटी किसमें होनी चाहिए, परसुएडर में होनी चाहिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि मैसेज कैसा होना चाहिए। किसी को परसुएट यदि आप करना चाह रहे हैं, किसी को बदलना चाह रहे हैं, तो आप मैसेज कैसे देंगे। मैसेज क्या क्या होना चाहिए, मैसेज की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना अच्छा। जैसे दाग अच्छे हैं, जैसे कि दाग अच्छे हैं, जैसे कि ये दिल मांगे मोर, जैसे जुबा केसरी, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, कुछ मीठा हो जाए। ये सारे इतने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, 2 बूंद जिंदगी की, चौकीदार चोर है, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके सब। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, जितना छोटा होगा उतना ही असरदार होता है। ठीक है, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका वाली बात है, संक्षिप्त लेकिन असरदार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त के साथ साथ भावनात्मक होना चाहिए, एकदम इमोशनल कर दे, अरे हम तो फकीर आदमी है साहब, झोला उठा के चल देंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा ये क्या बिगाड़ लेंगे भाई मेरा, अरे क्या बिगाड़ लेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है साहब, झोला उठा के चल देंगे। और लोग प्रभावित हो गए, अरे यार इस आदमी को रोको, ये तो फकीर है यार, इसको चुनाव वोट राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम इसी को जिताएंगे। तो इमोशनल कर रहे हैं कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। अब लोगों को लगता है कि नहीं यार यही मंदिर बनाएंगे भाई, और कोई बना ही नहीं सकता। हालांकि उन्होंने बना भी दिया, वादा पूरा भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैसेज की बात है, मैसेज में क्या डाल दिया, इमोशन डाल दिया कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है,
तो बार बार मैसेज दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, तो बना दिया। और क्या मैसेज है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने दिया था, बहुत ही ज्यादा इमोशनल मैसेज दिया कि अरे ये लोग कहते हैं कि इंदिरा को हटाओ, वो ठीक है इंदिरा को हटाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि उससे पहले गरीबी हटाओ, गरीबी हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। अब लोगों को लगता है कि यार इंदिरा तो बनना ही नहीं चाहती, इंदिरा तो कहती है मुझे तो कोई बात नहीं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गरीबी को तो हटाओ। और लोग इमोशनल हो गए, और इमोशनल होकर के नहीं वोट किसको देना है, इंदिरा गांधी को। वोट किसको देना है, फकीर को देना है भाई, नरेंद्र मोदी को देना है, वो तो फकीर आदमी है। ठीक है, तो ये जो बातें होती हैं, ये जो खास बातें जो होती है ना, इंदिरा गांधी ने मैसेज दिया था, कब दिया, 1967 के आसपास चुनाव हुए थे, उस समय दिया था। ठीक है, रामलाला हम आएंगे, तो ये 90 के दशक का बहुत फेमस नारा था, है ना। यूपी में ऐसा ही एक और फेमस नारा हुआ था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस नारे ने, वो नारा क्या था, वो नारा भावनात्मक नहीं था, बल्कि लोगों को उल्टा उसको विपरीत असर डालने वाला था, और उससे लोगों को क्या हुआ, रिएक्टेंस हुआ उल्टा। यानी कि चुनाव जीतने के बाद वो नारा दिया गया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और फिर उसके बाद में जो हुआ फिर आपको पता ही है ना। तो एक लंबे समय के बाद जो यूपी में आप इतना परिवर्तन देख रहे हो ना, लंबे समय से ऐसा परिवर्तन आया है। और कैसा होना चाहिए, अप्रत्यक्ष डर पैदा करने वाला होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से कैसा होना चाहिए, डर पैदा करने वाला। ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आपको डरा रहे हैं, जैसे कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और डरा रहे हैं कि भाई यदि कल को यदि ये ना रहे तो क्या होगा, शुक्र है मैंने फलाना इंश्योरेंस ले रखा। तो वो क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से डर पैदा कर रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस करवा लो, आदमी का कोई भरोसा नहीं है, पीछे से बाल बच्चों का क्या होगा, भूखे मरेंगे बेचारे, इनकी शादी नहीं होगी बेचारों की, इनकी पढ़ाई नहीं भरेगी, स्कूल की फीस नहीं भरेगी। तो इसलिए जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुछ भी दे रहे हैं, नेताओं के भाषण देख लो, हमेशा ही वो कहेंगे कि भाई मैं तो करना नहीं चाहता। कोई भी नेता कभी नहीं कहेगा, दुनिया का सबसे मूर्ख नेता वो है जो ये कहता है कि मुझे वोट दो। दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति वो है जो ये कहता है कि मुझे वोट दो। क्यों है, क्योंकि जब भी किसी से कहोगे कि वोट दो, वो देगा ही नहीं। अगर आपको वोट चाहिए तो आप अप्रत्यक्ष रूप से कहो कि भाई देखो मैं तो फकीर आदमी हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं झोला उठा के चल दूंगा, ये चोर डाकू लुटेरे सारे के सारे सब खा जाएंगे तुमको, ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि कब मोदी हटे और कब हम आए, कब मोदी हटे, कब मोदी यहां से जाए और कब हम आए, और ये तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे देश को खा जाएंगे। और डर पैदा कर दिया। तो क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से डर जो पैदा करते हैं ना, वही है। तो नेताओं के भाषण किसी के भी हों, जैसे आम आदमी पार्टी अब चुनाव है तो अभी से क्या कहने लग गई कि कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, बीजेपी कांग्रेस का साथ दे रही है। वो डर पैदा कर रहे हैं कि ये तो एक ही हैं, ये दोनों तो दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। हम, वो ये नहीं कह रहे कि हमको वोट दो, वो कह रहे हैं कि ये दोनों भ्रष्टाचारी है। जब वो दोनों भ्रष्टाचारी है तो कौन सा विकल्प बचेगा, वही बचेगा। तो ये है। और इसमें क्या होना चाहिए, लालच होना चाहिए। मैसेज में क्या होना चाहिए, लालच। लालच का मतलब आपको कोई फायदा होना चाहिए। जैसे सब कुछ तो उड़ गया, बस आपका परफ्यूम रह गया, तो लालच मिल रहा है कि ये परफ्यूम लगाऊंगा तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, लालच है। ठीक है, मर्दों वाली क्रीम, ठीक है कि भाई मर्द वाली क्रीम लगाऊंगा तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। तो ये सो भी चीज है। जैसे क्या आप क्लोजअप करते हैं या फिर दुनिया से डरते हैं, आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हैं? तो लालच है कि भाई क्लोजअप क्लोजअप करो, ठंडी सांसें पास आएंगे, पास, वो आता है ना कहना पास आओ ना, ठीक है कि भाई ताजा सांसें, कि करीब आओ, लड़की करीब आएगी आपके, आपका प्रेमी आपके करीब आएगा, प्रेमिका आपके करीब आएगी। तो क्या दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं कि भाई फलाना पेस्ट किया और प्यार हो गया, लड़की इंप्रेस होगी। तो या फिर लड़की ने फलाना शैम्पू लगाया बालों में और उसको बैंक में नौकरी मिल गई, या इंटरव्यू में सफलता मिल गई। तो या फिर जो और भी कई सारे जो प्रचार आते हैं। दूसरी बात, मैसेज कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर कट है। पर ध्यान रखें, इस
प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, खुल करके नहीं कहना है और अपनी बात कही देनी है। कुल मिलाकर के बात कैसी कहनी है, लक्षणा में कहनी है। लक्षणा शब्द शक्ति जानते हो कि राम तो गाय है, गाय, ऐसे कि भाई किसी दूसरे से तारीफ करके, दूसरे से तुलना कर करके अपनी बात कहोगे तो ही अच्छा लगेगा, और खुल के नहीं कहना। वही वाली बात है कि भाई मुझे वोट दो, ये नहीं कहना है, अरे ये मोदी, ये कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी तो कांग्रेस की ए टीम है, ये दोनों तो मिले हुए हैं, ये दोनों तो मिले हुए हैं, तो दोनों ही रिजेक्ट हो गए। सारे के सारे विपक्षियों को एक ही लाइन में कह दिया कि ये सब के सब मिले हुए हैं। ये नहीं कह रहे मुझे वोट दो, वो कह रहे कि ये सब के सब मिले हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कैसे कह रहे हैं, लक्षणा में कह रहे हैं कि ये सब तो बिके हुए हैं, ये सब के सब तो मिले हुए हैं, ये सब तो बेईमान है, ये सब तो चोर है, साफ साफ कह दिया। तो इस लालच होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कुछ मीठा हो जाए, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अरे वाह ताज बोलिए जनाब, वाह ताज हमारा बजाज, ठीक है। सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक है। और ध्यान रखें कि उसमें स्वार्थ ना दिखे, स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए, बेचने वाला का स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए। वही वाली बात, मैं तो फकीर आदमी हूं साहब, मुझे कोई लेना देना नहीं है चुनाव भुनावों से। मैं कहती हूं इंदिरा को हटा दो पर गरीबी हटाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है प्रधानमंत्री बनने से, पर मैं गरीबी हटाना चाहती हूं। यह होता है इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से, स्वार्थ भी नहीं दिखाना, बिल्कुल स्वार्थ नहीं दिख रहा। भाई देखो मैं तो करना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, साफ बात है। तुम में से जो अच्छा आदमी है वो लड़ेगा और हम उनको हराएंगे, समाज की सेवा करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, और ऐसा करके रहना, ये कहना है, वो करना है, और पर खुद को बनना है। लेकिन खुद ये नहीं कह रहा कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, वो खुद बार बार क्या कह रहा है कि अरे नेता तो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो चाहता क्या है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं। तो जब वो सारी क्वालिटी बताएगा तो लोग कहेंगे नहीं नहीं आप बनोगे, नहीं नहीं साहब मैं नहीं बनना चाहता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी साहब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, किसी बहुत जिम्मेदार आदमी ही ये संभाल सकता है, मेरा जैसा आदमी कहां से संभालेगा। तो लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 आपको ही बनना पड़ेगा, आपको ही बनना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, स्वार्थ नहीं दिख रहा है। और जब स्वार्थ नहीं दिखता है तो लोगों को लगता, जैसे वो रोहित शर्मा क्यों फेमस हो रहा है बहुत ज्यादा, अरे यार वो तो अपने रनों के लिए नहीं खेलता, वो तो बेचारा टीम के लिए खेलता है, तेज खेलता है, जल्दी जल्दी रन बनाता है, इसलिए जल्दी आउट हो जाता है। अब इसमें हो सकता है कि सच भी हो कि वो जल्दी आउट हो भी रहा हो और वो वास्तव में ही स्वार्थी ना हो, बट क्या होगा कि ऐसे आदमी के क्या होगी, फिर टीम लग जाती है ना, लोगों के मन में उसके प्रति क्या हो जाता है, इमोशन जागृत हो जाता है, जिसमें स्वार्थ नहीं दिखता उसमें, ठीक है। और हमेशा ही थोपना नहीं है, थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए। और मैसेज की खास बात क्या है, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या कहना है देख लो, मर्जी है तुम्हारी, आखिर जिंदगी है तुम्हारी, मैं क्या कर सकता हूं भाई, तुम्हारी मर्जी है। तुम देखो किसी को भी बना दो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, तो भाई पर जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, पहले कह रहे हैं भाई, इसके लिए बहुत जिम्मेदार आदमी चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है क्या यार, हमारे में तो है। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धोते जाओ धोते जाओ। तो ये नहीं कह रहे कि तेरा साबुन बहुत खराब है, बुरा है, ये वो ऐसे नहीं कह रहे कि लाइफ बॉय से हाथ धो, वो क्या कह रहे हैं, ये साबुन तो स्लो है, हमारा लाइफ बॉय तो देखो फास्ट है। और लाइफ बॉय का पहले कैसे प्रचार आता था पुराने जमाने में, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। आप समझ रहे हो, तंदुरुस्ती की रक्षा साबुन कर रहा है। लोगों के दिमाग में बैठाने वाली बात है कि साबुन लगाने से ही बॉडी बन रही है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ठीक है। नोकिया कनेक्टिंग पीपल, वो आता है ना हाथ, नोकिया कनेक्टिंग पीपल। तो ये सारे के सारे थोपा हुए नहीं है, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें लालच होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर मैसेज होना चाहिए, और संक्षिप्त होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, अप्रत्यक्ष डर पैदा करने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए।
ये सारे के सारे गुण क्या होने चाहिए, मैसेज में होना चाहिए। जब किसी मैसेज में ये सारे गुण होंगे तभी व्यक्ति क्या हो पाएगा, परसुएट हो पाएगा, बड़ी आसानी से परसुएट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे किसके लिए, अब हम जो मैसेज जो बना रहे हैं, लक्षित समूह जो हम बना रहे हैं, तो हमारा लक्षित समूह जो है वो कौन होगा। तो देखिए ऐसा कहते हैं कि सामान्यतः 3 प्रकार के व्यक्तियों को पर ऊर्जा खर्च करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक आध बार कर लो कोशिश करके, होता है तो ठीक है, लेकिन उन पर नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि सामान्यतः प्राय बूढ़े, जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हो गए ना, उनके एटीट्यूड्स को बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जो न्यूरल पाथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उनके स्नैप्सेस बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए। अब उनको न्यूरोप्लास्टिसिटी में लेकर के जाना उनको बहुत कठिन है। तो इसलिए क्या करना है, उनको बूढ़ों पर एनर्जी कम खर्च करनी है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, उनको भी परसुएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़ने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे कोई बहुत ज्यादा घमंडी व्यक्ति है, ऐसों पे भी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए, एक आध बार कोशिश कर लेनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो घमंडी व्यक्ति होगा वो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, मतलब वो वैसे ही चोट खाएगा, और वो अपने आप चोट खा के वो अपने आप ही सुधरेगा। उस पर जो है उसको सुधारना या उसको बुरा बिगाड़ना, दोनों ही बहुत कठिन काम है। घमंडी आदमी को आप जितना कहोगे कि भाई सुधर जा, उसका घमंड और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, वो नहीं सुधर सकता, क्योंकि उसमें रिएक्टेंस की भावना बहुत भयंकर होती है। रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात। कोई कहता है ना ऐसा कर लो, तो वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मरे ही नहीं करूंगा। ऐसे जो नेचर के जो व्यक्ति हैं, और बूढ़े लोगों पर, इस प्रकार के लोगों पर एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो लक्षित समूह है, जो भी लक्षित समूह कैसा होना चाहिए, तय होना चाहिए, फिक्स, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आपका लक्षित समूह बदल रहा है। यदि बार बार आपका लक्षित समूह बदलेगा तो क्या होना चाहिए भाई, क्या होगा, वो मैसेज स्पष्ट नहीं जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब इसमें क्या है, निश्चित लक्षित समूह है कि भाई जनता आ रही है, यानी कि जनता चुनाव जीतेगी इस बार। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये अपने लिए नहीं कह रहे, ये जनता से कह रहे हैं। तो ये किसके लिए ये मैसेज है, जनता के लिए, कि भाई ना तो मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, ध्यान रखना। ऐसे ही चौकीदार चोर है, किसके लिए था, लक्षित समूह कौन था, जनता था, वोट देने वाली जनता, कि भाई ये तो चोर है ना यार, कांग्रेस ने दिया, हमारा बजाज हो गया, ठंडा मतलब कोको कोला हो गया। तो ये सब लक्षित समूह को बना करके दिए गए प्रचार थे, फिक्स था इसमें। और अब हम देख लेते हैं मीडियम, माध्यम कैसा होना चाहिए। तो माध्यम जो है वो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। माध्यम इसको कह सकते हैं, संप्रेषण विधि भी कह सकते हैं, कि कौन से तरीके अपनाए जाए, कौन से तरीके अपनाए जाए, वो भी हम इसमें कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत बातचीत होनी चाहिए। सबसे जल्दी कब विचार परिवर्तन होता है, जब व्यक्तिगत तौर पे बातचीत होती है ना, जब दो लोग आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं ना, तो भाई साहब बहुत जल्दी बदल जाते हैं विचार। लोगों के विचार कैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचार बदल जाते हैं। जैसे बच्चे, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है, 100-200 बच्चे बैठे हैं, और कुछ में सेमिनार आयोजित करते हैं ना किसी के लिए, किसके लिए, ताकि बच्चों को परसुएट किया जा सके। बच्चे फिर तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर सब क्वेश्चनों को जवाब दे देंगे, तो क्या होगा, परसुएट होगा। समूह में बार बार बात कहना, बार बार कहना, अवचेतन मन में उठाना, ये सारी की सारी। तो सबसे अच्छा क्या रहता है, व्यक्तिगत बातचीत होती है। इसमें किसी का नाम लिखना हुआ आपको, ठीक है, तो किसका हम लिख सकते हैं, एल्डरवेल्ड। किसका हम लिख सकते हो, एल्डरवेल्ड का लिख सकते हो, ELDER, एल्डरवेल्ड। एल्डरवेल्ड एंड डोज, DODGE। इन्होंने रिसर्च की 1954 में, और ये बताया कि किसी के एटीट्यूड बदलने के लिए कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत बातचीत द्वारा किसी के भी एटीट्यूड्स को बदलना बहुत ही ज्यादा आसान रहता है। या तो 1 to 1 बातचीत हो जाए व्यक्तिगत तौर पे, या फिर इधर हो और इधर, या तो 1 to 1 हो, या फिर क्या हो, 1 से मैनी हो। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, बहुत जल्दी जो है वो परसुएट कोई भी व्यक्ति होता है।
ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी अर्ली अप्रोच हो गई। और अर्ली अप्रोच में क्या है, 4 तत्व इसके शामिल थे। और 4 तत्व कौन कौन से थे? परसुएडर, मैसेज, लक्षित समूह और संप्रेषण विधि। इसमें संप्रेषण विधि में इसका एल्डरवेल्ड और डोज का 1954 की इनकी एक रिसर्च है कि भाई किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड चेंज करने हो तो क्या करना चाहिए, 1 to 1 बातचीत करनी चाहिए, व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए, इससे एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो ये आपके क्या हो गई, अर्ली अप्रोच हो गई। अब हम देख लेते हैं कॉग्निटिव अप्रोच क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। मैं कोशिश कर तो रहा हूं वैसे कि अच्छे से समझा सकूं, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आपके लिए दे सकूं, जितने ज्यादा रोचक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकूं। ठीक है, कोशिश तो यही की जाती है ताकि आपके सब लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए, बट ठीक है, फिर क्या ही किया जा सकता है। तो ये क्या है, 2000 के आसपास की अप्रोच है, नई अप्रोच है। कुछ लोग 1995 से भी इसकी शुरुआत मानते हैं, 2000 भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये क्या है कि ये प्रोसेस पे केंद्रित है। इसका सारा का सारा ध्यान किस पे है, प्रोसेस पे है, कि हम जो मैसेज दे रहे हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं, किस प्रक्रिया के थ्रू दे रहे हैं। ये प्रक्रिया पे जो है वो अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें यह कोशिश की जा रही है कि जो हमारा श्रोता है, जो लक्षित समूह है, श्रोता को, मनोवैज्ञानिक श्रोता को समझने पर इसमें ध्यान ज्यादा खर्च किया जाता है कि हमारा श्रोता क्या चाहता है, क्या समझता है। इसलिए आपने आजकल देखा होगा कि आप एक तरह की वीडियो जैसी लाइक कर दोगे वैसे ही वीडियो आएंगे, एक तरीके का प्रोडक्ट खरीद लोगे उसी प्रोडक्ट के प्रचार ज्यादा आएंगे। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका व्यवहार क्या है। आपने एक बार हॉरर मूवी देख ली तो फिर वो आपको बार बार रिकमेंड करेगा हॉरर मूवी के लिए, सस्पेंस देख ली तो सस्पेंस के लिए, साउथ की देख ली तो साउथ के लिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आपके व्यवहार की रीडिंग कर रहे हैं, व्यवहार को क्या कर रहे हैं, पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर क्या किया जाएगा ना, यहां पर किसी भी उत्पाद के केवल लाभ बताए जाएंगे कि इस उत्पाद के लाभ क्या है। ये नहीं बताया, कहा जाएगा कि सीधा कि खरीद लो। क्या क्या नहीं कहा जाएगा कि खरीद लो। जैसे विराट कोहली कहता है ना, आई रिकमेंड MRF ZLX फॉर शेयर कंफर्ट, कि भाई मैं तो MRF के टायर कहता हूं कि लेना है तो MRF के टायर लो, बाकी तो आपकी मर्जी है, देख लो। मैं क्या कह सकता हूं, मैं केवल रिकमेंड कर रहा हूं। वो ऐसे नहीं कह रहा कि भाई सबको MRF के टायर ही खरीदना है, कोई दूसरा टायर नहीं खरीदेगा, नहीं, रिकमेंड कर रहा है वो केवल कि भाई अच्छे, बिकॉज स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ इडियट्स, क्योंकि जो गलियां है ना वो क्या है, गधों से भरी पड़ी है, इडियटों से भरी पड़ी है, इसलिए मैं फलाना टायर खरीदता हूँ या फलाने टायर ही यूज करता हूँ हमेशा। वो अपना बता रहा है, मैं क्यों करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लो आपको कौन सी चलानी है, आपको कौन से टायर डलवाने हैं। तो उत्पाद के लाभ बताए जा रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, अप्रत्यक्ष तौर पे ग्राहक को तैयार किया जाए। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, ग्राहक भी ज्यादातर तौर पे किसमें आ गए हैं, मैंने आपको सिस्टमेटिक और ह्यूरिस्टिक प्रोसेस तो बताए थे, ज्यादातर लोग सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ चुके हैं आजकल। आजकल लक्ष्य समूह बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया है आजकल। तो अच्छा क्लोजअप ले लें, ठीक है, अच्छा इससे लड़की पट जाती है, अच्छा हम तो नहीं लेंगे, हमें नहीं पटानी, भाड़ में जा। ठीक है, ऐसे हो गए, वो बहुत सजग हो गए हैं। अब वो बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक, बहुत ज्यादा सोच समझ के निर्णय लेते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग क्या होती है और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, क्योंकि आजकल क्या कोशिश की जा रही है कॉग्निटिव अप्रोच के द्वारा कि जो श्रोता है, लक्ष्य समूह है, वो सिस्टमैटिक प्रोसेस में ना जाए, वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में ही रहे। यानी कि वो तर्क, तथ्य, सोच समझ के फैसला ना ले, वो ऐसे ही ले ले। फैसला कैसे ले ले, ऐसे ही। सॉरी 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 आजकल क्या हो रहा है ना कि जितनी भी दवाई कंपनियां हैं और भी कई सारी कंपनियां हैं, सब बहुत ज्यादा पैसे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि साइकोलॉजी को समझ सकें, जो अपना टारगेट ऑडियंस है उसकी साइकोलॉजी को समझ सकें। जैसे आप देख रहे होंगे लगभग हर वेब सीरीज, हर जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये
डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जहां पे भी, वहां पे हर जगह सर्वे आते हैं। सर्वे क्यों आ रहे हैं? वो रिसर्च की जा रही है, सोशल साइकोलॉजी पे रिसर्च की जा रही है, ताकि एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को परसुएट किया जा सके, लोगों की समझ का एनालिसिस किया जा सके, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के पैटर्न को एनालिसिस किया जा सके। तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लोगों को रखा जाए कि लोग अनायास ही ये काम कर ले, सहजता में ही ले ले। जैसे आपने देखा होगा कि 1 महीने का फ्री प्लान जब भी देते हैं, कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं कि 1 महीने फ्री है, तो पर वो 1 महीने फ्री कैसे करेंगे कि भाई 1 महीने फ्री है, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दो, डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दो, पैसे 1 महीने बाद ही देना, आपको नहीं चाहिए तो कैंसिल कैंसिल करा देना, कभी भी कैंसिल कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको 1 महीने फ्री देखना है तो डिटेल तो देनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादातर किस में रहता है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में रहता है। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में रहेगा तो वो क्या है कि एक बार उसने सब्सक्रिप्शन कर लिया, 1 महीने का फ्री करवाया है, लेकिन उसने ऑटो का डाल दिया कि भाई ऑटो डेबिट होगा, ऑटो पैसे कट जाएंगे अपने आप ही। अब वो महीना होगा ना, वो ध्यान ही भूल जाएगा। आदमी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में होता है ज्यादातर टाइम, और चूंकि ह्यूरिस्टिक में होता है तो वो उसको क्या करेगा, उसको कैंसिल ही नहीं करवाएगा, और चूंकि सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करवाएगा तो वो चलता रहेगा। बहुत से लोगों के घरों में केबल टीवी जो चल रही है ना, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि वो हर महीने सब्सक्राइब कर रखा है। कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हर महीने ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाते हैं, इसी वजह से चल रहे हैं। वो देखते भी नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लोग ध्यान ही नहीं देते। तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में उसको रखते हैं। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस को कहते हैं एनर्जी सेविंग मोड, क्योंकि इसमें तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, प्रमाण नहीं है, ज्यादा सोच समझना विचारना नहीं है, अनावश्यक सूचनाएं नहीं चाहिए, शॉर्टकट है, शॉर्टकट बने हुए, तो उसी तरीके से काम करते रहते हैं। और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले ही समझा चुका हूं, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग को और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग को, तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा विस्तार में यहाँ पे बताऊंगा नहीं, है ना। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई परसुएशन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ठीक, परसुएशन में आने वाली बाधाएं और किसी के एटीट्यूड चेंज करने में आने वाली बाधाएं एक ही है, 5 बाधाएं हैं वो। जब भी मोरल एटीट्यूड हम पढ़ेंगे तो मोरल एटीट्यूड चेंज करने में आने वाली बाधाएं वही लिख देना। एटीट्यूड कहीं पे लिखा हो, परसुएशन भी क्या है, एटीट्यूड चेंज करना ही है कि भाई किसी के एटीट्यूड चेंज करने हो, तो एटीट्यूड चेंज करने में बाधाएं हैं, तो 5 बाधाएं हैं जो सबसे ज्यादा, उन्हीं 5 बाधाओं को आपको यूज करना है। चाहे आप उनको परसुएशन में ले लें, एटीट्यूड चेंज करने में ले लें, मोरल एटीट्यूड में ले लें, पॉलिटिकल एटीट्यूड में ले लें, कहीं भी लें। तो 5 बाधाएं, परसुएशन चेंज करने में आने वाली 5 बाधाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, रिएक्टेंस है। क्या है सबसे पहले? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को आप क्या कह सकते हो? प्रतिक्रिया या प्रतिघात। देखो हिंदी शब्द बहुत अच्छे इनकी है नहीं, तो इसलिए पेपर में जो अनुवाद आए उसका ध्यान रखना है ना, और उसके हिसाब से ही लिखना। तो सबसे पहला क्या है? रिएक्टेंस, प्रतिघात। प्रतिघात में क्या है कि आपने कहा कि बेटा ये काम करना है, और तुम्हारे मन में क्या है, ये तो करूंगा ही नहीं। बार बार कह रहे हैं कि ये कर, और उसके मन में बार बार क्या बैठता है, ये तो करूंगा ही नहीं, चाहे मर जाऊं। दूसरा क्या है, बाधा क्या आती है, उसको कहते हैं फोर वार्निंग। फोर वार्निंग का मतलब होता है आपने पहले ही चेतावनी दे दी। उस जब व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है ना कि अच्छा ये बेटा मेरे को ज्ञान पेलने वाला है, अच्छा ये चाहता है कि मैं ट्रिप पे ना जाऊं, अच्छा ये चाहता है कि मैं फिल्म देखने ना जाऊं, अच्छा ये चाहता है कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स ना लूं। फोर वार्निंग, फोर वार्निंग को आप कह सकते हो एक तरीके से पूर्व चेतावनी। जब किसी को, दुनिया का एक बहुत ही पूर्व चेतावनी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, दुनिया में जब भी किसी को यह पता चलेगा कि मुझे ज्ञान दिया जा रहा है तो वो ज्ञान लेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को ज्ञान दो तो अप्रत्यक्ष तरीके से ही दो, जब भी प्रत्यक्ष तरीके से ज्ञान दोगे दुनिया में कोई नहीं लेता। इसीलिए क्लास में बहुत ही कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट तौर पे जो मैसेज जो दिए जाते हैं, अवचेतन मस्तिष्क में जो बातें बिठा दी जाती है टीचर द्वारा, वही जो है वो दिमाग में बैठती है। इसीलिए आप देखते होंगे सबसे फेमस टीचर सोशल मीडिया पे यदि आप देखोगे तो वही हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आम जीवन से जुड़े हुए हैं, या ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि कैसे हैं, मतलब एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं, कहानी ज्यादा सुना रहे हैं, चुटकुले ज्यादा सुना रहे हैं, शेरो शायरी ज्यादा सुना रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, अवचेतन मस्तिष्क में बातें बैठती हैं। अब डायरेक्ट ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान पेले जा रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा बैठता नहीं है।
बहुत ही कम, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस बच्चा होगा वही क्या करता है, ज्ञान लेता है, अदरवाइज क्या होता है, ज्ञान लेते नहीं है ज्यादातर। ठीक है, तो यह दूसरा हो गया। तीसरे को हम कहते हैं सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस, सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस को हम क्या कहते थे, चयनात्मक परिहार। चयनात्मक परिहार यानी कि कुछ चीजों को छोड़ देना। जैसे अरे यार ये तो हमेशा ना बुराई बोलता है, ये तो साला फालतू आदमी है, ये बकवास ही करेगा, ये तो बोलेगा तो बकवास ही करेगा। अब क्या कर दिया, सेलेक्ट तौर पे कर दिया कि इसको, इससे तो दूर ही रहना है, ये तो फालतू की बकवास ही करता है, जी न्यूज तो देखना ही नहीं है, ये तो फालतू की न्यूज ही देगा, एनडीटीवी तो देखना ही नहीं है, इसमें बकवास न्यूज आती है। या फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आज तक ही देखना है, यही सबसे अच्छी न्यूज देना है, एनडीटीवी ही देखेंगे, हमारा फेवरेट चैनल तो वही है, सबसे अच्छा न्यूज है हिंदू भाई, और कोई ऐसा है ही नहीं। तो वो क्या है, एटीट्यूड है, वो सेलेक्टिव अवॉइडेंस है। और क्या होता है, चौथा होता है बायस्ड, बायस्ड असेमिलेशन। असेमिलेशन कि किसी भी चीज पर ही पक्षपात होने का आरोप लगा देना कि द हिंदू तो वामपंथी अखबार है यार, उसमें कोई न्यूज नहीं आती। असेमिलेशन कि इसमें तो हमेशा ही जब भी न्यूज आएंगी तो कैसी आएंगी, उल्टी ही न्यूज आएंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, पक्षपाती या पक्षपातपूर्ण, पक्षपाती आत्मसाती, पक्षपाती सात्मीकरण, पक्षपाती सात्मीकरण। हिंदी बहुत कठिन है भाई, है ना, अंग्रेजी पे ही ज्यादा फोकस करें इसलिए। और पांचवा क्या है, बायस्ड असेमिलेशन के बाद में एटीट्यूड इनोकुलेशन। एटीट्यूड इनोकुलेशन, एटीट्यूड इनोकुलेशन का मतलब होता है पहले से ही कह देना, ध्यान रखना तू उसके पास जा रहा है ना, वो तुझसे ऐसे कहेगा, वो तुझसे कहेगा कि ये वाली ऑप्शनल सब्जेक्ट ले ले, अच्छी रहेगी, इजी रहती है, ध्यान रखना, वो ऐसे कहेगा कि फलानी कोचिंग में पढ़ लेना, तो ध्यान रखना है, वो उसी के कहेगा, देख लेना मैं। तो क्या हो जाएगा, पहले से ही टीका लगा दिया, पहले से ही बता दिया कि वो तो यही कहेगा कि भाई तेरे एटीट्यूड को वो चेंज करेगा, ऐसे कहेगा, तो उसको पहले ही पता चल गया, तो वो उसके दिमाग में बैठ गया, अच्छा पहले ही बता दिया था ऐसे करेगा, ये वैसे ही कर रहा है, अच्छा ऐसे नहीं करना है मेरे को। तो एटीट्यूड, ये डबल टी आई, एटीट्यूड इनोकुलेशन, इनोकुलेशन, अभिवृत्ति टीकाकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिवृत्ति टीकाकरण। क्या होता है अभिवृत्ति टीकाकरण, अब पांचों को देख लेते हैं जल्दी से। रिएक्टेंस क्या होता है, प्रतिक्रिया प्रतिघात। देखो भाइयों, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स लो, इकोनॉमिक्स सबसे अच्छी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स मत लो, इकोनॉमिक्स जो है ना सबसे घटिया सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आता है, अंग्रेजी बहुत टफ आती है इकोनॉमिक्स की, आप उसके उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है, ये है वो है। और आप सुन रहे हो, आप क्या कह रहे हो, बेटा हमें क्या समझता है कि हम पढ़ नहीं सकते अंग्रेजी, हम डायनेमिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, हम तो इकोनॉमिक्स ही लेंगे। भाई देख, इकोनॉमिक्स मत ले, नहीं इकोनॉमिक्स ही लूंगा। या फिर मैंने ये कहा कि यार देख फिलॉसफी ले ले, फिलॉसफी से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। और मन में क्या, तो सामने वाले के मन में क्या आएगा कि भाई फिलॉसफी तो लेनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिएक्टेंस का मतलब है जब किसी को अपनी स्वतंत्रता पे खतरा उत्पन्न हो जाए, जब किसी को ये महसूस हो जाए कि सामने वाला मुझे मेरी मर्जी से फैसला नहीं लेने दे रहा। रिएक्टेंस का मतलब होता है किसी पर कुछ थोपना, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि किसी पर कुछ थोपना नहीं है, किसी पर कुछ थोपना। कि 6 घंटे पढ़ना है, हिल मत जाना अपनी जगह से, 6 घंटे पढ़ना है, तो उसके मन में आएगी कि नहीं पढ़ूंगा। किसी कहते हैं बेटा 12 घंटे पढ़ना है तभी यूपीएससी क्लियर होगी, 12 घंटे पढ़ना क्लियर नहीं होगी, तुम क्या कहोगे, बेटा मैं 8 घंटे में करके दिखाऊंगा। तो कहते हैं रिएक्टेंस, क्योंकि जब हम किसी पर कुछ भी थोपते हैं ना, तो इससे कौन सी भावना आती है, विद्रोह की। एक तो प्यार से धीरे धीरे, अरे यार ऐसे कर लो ना यार, ये है, बहुत ज्यादा, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज्यादा आराम से, बहुत ज्यादा प्यार प्यार से। ठीक है, जैसे 2 आदमी होते हैं, एक तो क्या क्या होता है, वो सीधा जाएगा लड़की से क्या कहेगा, चलती है क्या 9 से 12। तो ये क्या है, लड़की में रिएक्टेंस की भावना आ जाएगी, अच्छा अभी सैंडल निकालूं, एफआईआर दर्ज कराऊं। और एक क्या कहता है, कोचिंग में मिली,
आप जब भी मिलते हो आपसे लेके कितनी प्रेरणा प्राप्त होती है, आपकी सादगी है, आप कितने सादगी हो, आपका ध्यान हमेशा ही पढ़ाई में रहता है। अब ये क्या कर रहा है, एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रिएक्टेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कुछ थोप ही नहीं रहा, विद्रोह की भावना आएगी ही नहीं लड़की में। वो धीरे धीरे बहुत प्यार प्यार से कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्र की भावना है। उसको पता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद फिर मैं इससे किसी दिन कहूंगा कि चलती है कि 9 से 12, तो चलेगी मेरे साथ, मना नहीं करेगी या मना नहीं करेगा, दोनों तरफ की बात है। लेकिन पहले ही दिन कहूंगा तो कर देगा, कर देगी। इसलिए कुछ दिन आप तो कितने अच्छे हो, आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता है, आप कितनी सादगी हो, आप फलाने हो, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, आपकी बातें कितनी प्यारी हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, फलाना ढिकाना, ये सब कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें परसुएट किया जा रहा है। अरे नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस आपको देख लेता हूं तो मोटिवेशन मिल जाता है स्टडी करने का, और कोई बात नहीं है। आप जैसे अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं, आप बहुत सीरियस हो, आप अपने माता पिता को लेकर के कितने सजग हो, आप अपने परिवार के संस्कारों को लेकर के कितने सजग हो, आपका ध्यान तो हमेशा ही इसमें रहता है। अब क्या किया जा रहा है? परसुएट किया जा रहा है, धीरे धीरे इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसा है, ये है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है, इस खुशी में आपने पीटी क्लियर कर लिया, इस खुशी में आज तो ट्रीट बनती है, आज तो बाहर घूमने जाना चाहिए, आज तो बाहर खाना खाना चाहिए, आज तो हमें बाहर डिनर करना चाहिए। और एक दिन तो चीट डे होता है ना, ऐसा क्या बात है, एक दिन तो मूवी देख ही सकते हैं, आखिर तो पीटी क्लियर किया है, एक दिन की तो बात है, तो चले जाएंगे। और रिएक्टेंस में क्या होता है, अरे ऐसे करना है, वैसे करना है, सारे बच्चे ऐसे कर लो, चुपचाप हो जाओ। टीचर चिल्ला चिल्ला के मर जाता है बेचारा कि बच्चे चुप में बैठ जाओ, कोई बच्चा चुप नहीं बैठता। थोड़ी देर भय की वजह से थोड़ी देर बैठेंगे, फिर कुछ 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 कुछ, क्योंकि रिएक्टेंस की भावना है। ठीक है, जब भी व्यक्ति को लगे ना कि मेरी आजादी खतरे में है, जब भी किसी को ये लग जाता है ना कि मेरी क्या है, आजादी खतरे में है, ये मुझे मेरी मर्जी से फैसला ही नहीं लेने दे रहा, ये चाहता है कि ये अच्छा तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, वो रिएक्टेंस की भावना आ रही है। सनी देओल में उस समय जो भावना आ रही है काशी में, काशीनाथ में, वो रिएक्टेंस की भावना है। यदि वो प्यार से उससे कहता कि यार बहुत अच्छी बात है यार, तुम कितने बहादुर आदमी हो, आओ यार बैठो यार, हम तो यार मुरीद हो गए, हमारा मकसद ये थोड़ी था ये लड़ाई झगड़ा करना और तुम्हारे भतीजे को किडनैप करना, ना ना ना, हम तो वैसे ये चाहते थे कि यार इतना बहादुर व्यक्ति को हमसे मिलना चाहते थे यार, हम देखना चाहते, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हमने यार, आज देख भी लिया आंखों से, तुम कितने बहादुर हो यार, वास्तव में यार, तुम तो वास्तव में यार, तुम जिसके साथ भी काम करोगे उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है यार, तुम्हारा दोस्त बनना ही गर्व की बात है। अब अगर कातिया उसको ऐसे कहता ना सनी देओल से, काशीनाथ से, तो वो मना कर ही नहीं सकता। फिर वो ऐसे नहीं कहता कि डरा कर लोगों को वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, फिर वो ऐसे नहीं कहता। ये जो डायलॉग जो बोला जा रहा है ये रिएक्टेंस है, ये क्या है, रिएक्टेंस है। लेकिन यदि उसी बात को कातिया प्यार से कहता तो वो मान जाता है, अरे यार ऐसी भी क्या खास बात है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कोई इतना बहादुर नहीं हूं यार, मैं कोई इतना ताकतवर नहीं हूं यार, तुम तो देखो 7 भाई हो कितने ताकतवर हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार। ठीक है, पर यार मैंने सुना है तुम कुछ गलत काम, अरे गलत वलत कुछ नहीं करते यार, तुमको बताते हैं यार, लोगों को लगता है, लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है गलत है। अब ये दुकानें हैं, ये कहते हैं कि यार ये हमारी दुकानें जबरदस्ती हटा रहे हैं, अरे मैं थोड़ी हटा रहा हूँ यार, सरकार हटा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, मेरी क्या गलती है बताओ। अब कोई क्या किया जाएगा, ऐसे करेगा ना तो क्या करे, परसुएट किया जा रहा है। अब इसमें रिएक्टेंस की भावना नहीं आएगी। अब उसमें रिएक्टेंस की भावना क्यों आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट कह रहा है कि तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तो कह रहा है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। ठीक है, मुझे तेरे टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि वो हमारे बीच रहोगे तो शेर बन के, तो क्या कहता है कि शेर भी कुत्ता बन जाता है, ऐसा करके कुछ कहता है ना। तो वो वाली बात है कि तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, नट तेरे कहने पे कहूंगा कि मैं, लेकिन प्यार से कहता वही कातिया तो मान जाता। तो ये सारी चीज, तो ये क्या है, रिएक्टेंस है। अब अच्छा, तो रिएक्टेंस समझ में आ गया होगा। जब भी आप किसी से कहोगे ना, अरे तो उसके साथ घूमता है, वो कितना घटिया आदमी है, उसके तुरंत ही आ जाएगा ये पागल है कि उसको घटिया बोल रहा है। ना 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 ना, जैसे ही आपने किसी को डायरेक्टली कहा कि फलाना आदमी घटिया है, वो आपको घटिया मान लेगा। तो कैसे कहोगे आप, अच्छा वो उसके साथ रहते हो क्या, वो तो बढ़िया आदमी है यार, हाँ फलाना लड़का ना वो तो बढ़िया है यार, हाँ हाँ हाँ, वो उधर का है ना वहां का, हाँ हाँ वो बढ़िया आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं।
पर मैंने सुना है कि उसका कोई पहले पता नहीं, पर ऐसे सुना था मैंने, तो सच में झूठ तो है क्या, लोगों के बारे में झूठी खबरें फैलाते रहते हैं लोग बाग, पर हाँ ऐसे मैंने सुना जरूर था। वैसे है तो बढ़िया, मैं तो जब भी मिलता हूँ उससे बढ़िया ही मिलता है यार, उसका व्यवहार तो अच्छा है यार, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको यार ऐसे खराब काम करते हुए, पर सुना जरूर है। पता नहीं लोग अफवाह उड़ाते हैं, क्या बात है। ऐसे तो लोग मेरे बारे में भी अफवाह उड़ाते हैं, एक बार मेरे बारे में भी लोगों ने ऐसा कह दिया था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो एक दिन वो किसी लड़की से ऐसी बात कर रहा था, लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा दी उसके बारे में मेरी बेचारी की, वो बेचारी बदनाम हो गई, मुझे इतनी शर्म आई यार, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं। ठीक है, बाकी हो सकता है उनकी भी ऐसी उड़ा दी हो फलानी लड़की के साथ हो, बाकी तुम देख लो, ऐसे कोई इशू नहीं है, वो तो अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, कुछ भी कहो। तो अब क्या है कि उसने आपने क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से दिमाग में क्या डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। अगर डायरेक्ट कहोगे कि वो खराब है तो वो कहेगी तू खराब है, चल बे तू भाड़ में जा, ऐसा है। तो इसी कोई रिएक्टेंस है। अब देखो फोर वार्निंग, पूर्व चेतावनी, पूर्व चेतावनी देने से कैसे बचना चाहिए कि पूर्व चेतावनी ना जाए, मतलब पहले से पता नहीं चलना चाहिए, पहले से एहसास नहीं होने देना चाहिए। जब किसी को पता चल जाता है ना कि मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, पता नहीं चलने देना। जब किसी को पता चल जाता है ना कि ये मेरे को ज्ञान देने वाला है, वो ज्ञान लेगा ही नहीं। जब पहले से पता चल जाए कि ये तो उसकी ही बुराई करेगा, तो वो उसको पता है ये तो यही बोलेगा यार। तो बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग, जो किसी को पहले से ही पता है ना तुम क्या करने वाले हो, तो फिर तो बहुत आसान है ना, फिर तुम किसी का एटीट्यूड चेंज ही नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। वो मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, डिफेंसिव मैकेनिक्स में आ जाएगा। जब भी आप कहोगे देखो बच्चों मैं समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरा कहा मानो और फिलॉसफी ले लो, आप लोगे ही नहीं, भाड़ में जाए, तो कौन होता है हमको कहने वाला भाई। हम लेंगे इकोनॉमिक्स, हमारी फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हम लेंगे। तो यह है, इसीलिए आप देखोगे क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। कैसे कहा जाओ, अप्रत्यक्ष रूप से, बिना चेतावनी के कहो, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके एटीट्यूड को बदलने वाले हो। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी, कौन सी, डियर जिंदगी। डियर जिंदगी फिल्म देखिए, शाहरुख खान और आलिया भट्ट वाली। तो उसमें आलिया भट्ट के एटीट्यूड को वो इनडायरेक्ट तरीके से चेंज करता है। वो ये नहीं कहता कि तू ऐसा किया कर, ऐसा किया कर, वो ऐसे कह रहा है कि हम कुर्सियां क्यों चेक करते हैं कि कुर्सी आफ्टर कुर्सी आफ्टर कुर्सी आफ्टर कुर्सी, कि हम कई सारी कुर्सियां देखते हैं, फिर कोई एक कुर्सी पसंद आती है, फिर लेकर के आते हैं। रंग बसंती है, डायरेक्ट तौर पे नहीं कह रहा है, डायरेक्ट तौर पर एटीट्यूड चेंज नहीं कर रही है वो लड़की, वो तो फिल्म बना रही है, और फिल्म बनाते बनाते उनको नॉलेज मिल रही है, पता चल रहा है, और उनके एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं। अच्छा, वो पहले से ही लड़की है कहती कि देखो ये सब क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों को तो अपने जीवन में अपनाओ, ये वो है, तुम तो इतनी मस्ती करते हो, वो तो इतना आंदोलन करते थे, ये नहीं। वो समय समय पर बहुत छोटी छोटी डोज दे रही है, पहले बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी डोज दे रही है उनको, ताकि इनका एटीट्यूड चेंज हो जाए। अगर उनको पहले से ही पता होता कि ये हमको एटीट्यूड चेंज करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ पे आई है, तो वो क्या चेंज होती? नहीं। ऐसी द केरला मूवी में देखो, द केरला स्टोरी फिल्म में यदि उन लड़कियों को पता चल जाता कि अच्छा इसका ये प्लान है, धर्मांतरण करना चाहती है ये हमारा, तो वो करती क्या? कभी नहीं करती, मरे ही नहीं करे। इसके लिए क्या जरूरी है? इनडायरेक्ट तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे, धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हारे इरादे उनको पता चल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, इरादे पते नहीं चलने चाहिए। ठीक है, तीसरा है हमारा सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस को कहते हैं चयनात्मक परिहार। अक्सर करके लोग, जैसे मान लो कोई किसी को कोई खास राजनीतिक पार्टी पसंद है, जैसे किसी को कोई खास राजनीतिक पार्टी पसंद है ना, जैसे किसी को मान लो कि मोदी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लो बहुत से लोग हैं जिनको नहीं है तो नहीं है, तो मोदी जी पसंद नहीं है, तो अब कोई भी ऐसा चैनल जो मोदी जी की तारीफ करेगा, आप उस चैनल को देखोगे ही नहीं। कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पे कोई खबर आएगी जो मोदी जी की तारीफ करती हो, आप उस खबर को पढ़ोगे ही नहीं, उसको नजरअंदाज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपके एटीट्यूड के अगेंस्ट है। तो फिर आप क्या करोगे? आप केवल उन्हीं सोर्सों को देखोगे, उन्हीं न्यूज चैनलों को देखोगे, उन्हीं खबरों को पढ़ोगे जो कि मोदी के अगेंस्ट में होंगी और जो आपके एटीट्यूड से मैच करने वाली होंगी। ये मोदी की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी एटीट्यूड हो। जैसे मान लो आपका एटीट्यूड बना हुआ है चापलूसी का, और आपको लगता है कि नहीं चापलूसी ठीक है यार, क्या है, बॉस है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं, सीनियर है, और लेकिन
अब आप जहां कहीं भी चापलूसी से बुरी वाली खबरें पढ़ोगे तो आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, आप उसको अवॉइड कर दोगे। लेकिन जहां कहीं भी उसके पक्ष में थोड़ा सा भी होगा कि व्यक्ति को परिवार पालना है, पालन पोषण करना है, नौकरी तो करनी पड़ती है, ये है वो है, तो वो क्या करेगा, फिर उन्हीं खबरों को पढ़ेगा। कोई भी ले लो आप, किसी भी प्रकार का, जैसे किसी को कोई टीचर पसंद आ गया, कोई भी टीचर पालना पसंद आ गया, कोई कोचिंग पसंद आ गई, तो आप क्या करोगे, उसी कोचिंग का ही गुणगान करोगे, और उस कोचिंग के अगेंस्ट में जो कुछ भी बातें होंगी आप उनको सुनोगे ही नहीं, आप इनको देखोगे ही नहीं कि क्या है यार, ये बकवास है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जैसी रील आप पसंद करोगे वैसी ही रील आपको दिखाएंगे, जैसी वीडियो आप देखना पसंद करते हो सोशल मीडिया पे वैसी ही वीडियो आपकी आएंगे। जैसे कि कुछ लोगों को सुभाष चंद्र बोस को तरीका बहुत ज्यादा पसंद आता है, कुछ को गांधी जी का पसंद आता है। तो जैसे गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के तरीके पसंद नहीं आते थे, तो गांधी जी ने क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया, अवॉइड ही करना शुरू कर दिया। तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव अवॉइडेंस। जैसे किसी पुस्तक को ही खारिज कर दिया आपने कि फलानी पुस्तक वो तो है ही बकवास, उसका क्या है यार, उसमें हमेशा झूठी लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, वो सेलेक्टिव, उसको मतलब उसको अब उसके बारे में पढ़ना ही नहीं, खारिज ही कर दिया। अब है बायस्ड असेमिलेशन, इससे आगे की बात है। यहां तो उससे चैनल से बच रहे थे, न्यूज़पेपर से बच रहे थे, उस न्यूज से बच रहे थे। यहां पे उस न्यूज को ही क्या कहेंगे, फेक न्यूज कह देंगे। यहां पे क्या कहते हैं, यहां इसको कहेंगे सोर्स से बचना, स्रोत से बचना, स्रोत से बचना। और यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि स्रोत पे अटैक करना, स्रोत को ही खारिज कर देना। अरे जी न्यूज तो बेकार है यार, जी न्यूज तो है ही जैसे गोदी मीडिया सबसे अच्छा एग्जांपल है, गोदी मीडिया, कि पूरे मीडिया को ही खारिज कर दिया। मीडिया को ही कह दिया कि ये तो है ही गोदी मीडिया, ये तो मोदी जो कहेगा वही करता है, ये तो मीडिया सच्ची खबरें दिखाता ही नहीं, तो ये तो है ही गोदी मीडिया। तो सोर्स को ही खारिज कर दिया कि ये सोर्स ही कैसा है, झूठा है। तो इसको क्या कहेंगे, बायस्ड असेमिलेशन, कि जहां से भी सूचना आ रही है वो फर्जी ही आ रही है। ये जो बोलेगा बकवास करता है, कुछ नहीं है, अरे अपने आप को ओसो समझ करके ज्ञान पेल रहा है, बकवास कर रहा है। तो जिससे जो एटीट्यूड आपका जिस चीजों से, जिस सूचना से मैच करेगा उस सूचना को ऑथेंटिक मानेंगे, जहां से जिस सोर्स से वो सूचना आ रही है उसको ऑथेंटिक मानेंगे, और जो आपके एटीट्यूड के असंगत है, एटीट्यूड के विपरीत है, उस सोर्स को ही आप खारिज कर दोगे, उसको ही झूठा बोल दोगे। किसी राजनेता ने भाषण दिया, बहुत बढ़िया भाषण दिया है, ठीक है, आप क्या कहते हो, फेक न्यूज है यार, ये मोदी नहीं है, बकवास है। या फिर कोई दूसरा कोई मीम वायरल हो गया उसके नेगेटिव वाला, तो क्या कहेंगे, अरे डॉक्टरेट वीडियो है ये, मोदी ऐसा बोल ही नहीं सकता, ये तो किसी ने क्या कर दिया, छेड़छाड़ की है वीडियो के साथ में, मीम बना दिया जबरदस्ती का, छेड़छाड़ कर दिया, जबरदस्ती बना दिया। तो वो अब लास्ट में आता है एटीट्यूड इनोकुलेशन, अभिवृत्ति टीकाकरण। अभिवृत्ति टीकाकरण मैंने शुरू में भी बताया था क्या होता है, कि वह ऐसे करेगा, ऐसे कहेगा, तुम ध्यान रखना, वो ऐसे कहने वाला है, ऐसे करने वाला है, वो सब कुछ। जैसे मान लो जो आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे यहां आते हैं, तो उनको क्या कहकर के भेजा जाता है कि वहां पे हमारे मुसलमान भाई बहुत दुख दर्द में है, बहुत पीड़ा में हैं, हिंदुस्तानी उन पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुस्तान की भूमि को पाक करना है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो अब हिंद बनेगा पाकिस्तान, एक एड भी देते थे, वो टीवी पे आता था उनका, पाकिस्तानी टीवी पे आता था, वो वायरल भी हुआ था ना। और क्या हुआ था, हिंद बनेगा पाकिस्तान और दारुल हर्फ और दारुल इस्लाम ऐसे करके वो और कहते हैं ना कि भाई ठीक है सब जगह इस्लाम होना चाहिए, तो जो दारुल हर्फ है उसको भी हम दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, जो हम इस्लाम को नहीं मानता वो तो काफिर है, ये है वो है। तो ये क्या कर देते हैं, तो अब वो क्या कहेंगे, ये सब कह दिया, अब उसको हिंदुस्तान में भेज रहे हैं अटैक करने के लिए, जाओ हिंदुस्तान में। अब वो हिंदुस्तान में आएगा, कुछ दिन रहेगा, मान लो 2 दिन रहना है, 6 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, मान लो किसी को 6 महीने रहना है। अब 6 महीने रहेगा तो व्यक्ति किसी ना किसी से बातचीत करेगा ही। अब वो आतंकवादी आ गया, 6 महीने दिल्ली में रह रहा है, मान लो सपोज करो, तो वो क्या करेगा, जब दूसरे मुसलमान भाइयों से मिलता होगा तो उनसे पूछता होगा कि भाई हिंदुस्तान में यार तुम पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, कि नहीं तो हम पे तो नहीं होते। तो क्या कहेगा कि हाँ हमको पहले कहा था कि वो वहां पे मुसलमान इतने डरे हुए हैं कि अगर तुम उनसे यूं पूछोगे ना कि भाई तुम कैसे हो, तो वो ये कहेगा कि हम तो बहुत खुश हैं, हमको तो हिंदुस्तान में बहुत मजा आ रहा है। जब पहले से ही कह दिया जाता है तो वो क्या कहेगा, हाँ यार सही बात है। इसको कहते हैं टीका कर दिया, पहले से ही टीका लगा दिया है, ध्यान रखना तू उसके पास जा रहा है ना, अच्छा उसके साथ जा रही हो फिल्म देखने, हाँ हाँ ठीक है, ठीक चले जाओ जाओ, वो अच्छा है वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तो ठीक है, बाकी ध्यान देखना वो थोड़ा, वैसे तो बढ़िया सब कुछ है, पर वो मैंने सुना है कि वो थोड़ा ऐसे ही, अब पता नहीं, मैंने तो ऐसा सुना ही है, तो थोड़ा ध्यान रखना, और तो कोई बात नहीं है, थोड़ा
नाइट शो में जा रही हो तो थोड़ा सा देखो, बाकी तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पर वो ऐसे करेगा जरूर, ध्यान रखना। तो जब कोई ऐसे कह दिया जाए तो पहले से विचारों पे हमला हो गया, पहले से ही पता चल गया कि कौन सा आदमी क्या कहेगा, किसी ने बता दिया कि वो तो वैसे ही कहेगा, तो वैसे ही आ गया। कि किसी ने कह दिया कि देख वहां पे फलानी जगह पे जा रहा है ना, फलानी कोचिंग में जा रहा है ना, तो वो टीचर को ध्यान ना देखना यार, वो टीचर थोड़ा सा कहेगा तेरी सब्जेक्ट को, कहेगा कि वो सब्जेक्ट चेंज कर ले, तो तुम्हारे अच्छा ऐसा है क्या। तो ये सब जो है पहले से ही बता देना कि फलाना आदमी ऐसे कहेगा तो तुम ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड टीकाकरण, इसको क्या कहते हैं वो एटीट्यूड इनोकुलेशन, अभिवृत्ति टीकाकरण कहते हैं। तो अभिवृत्ति परिवर्तन करना हो या परसुएशन करना हो तो दोनों में आने वाली बाधाएं, तो कितनी बाधाएं होती है, 5 बाधाएं होती हैं। इन 5 बाधाओं को क्या क्या नाम है, एक का नाम है रिएक्टेंस यानी प्रतिक्रिया प्रतिघात, दूसरा है फोर वार्निंग पूर्व चेतावनी, तीसरा है सेलेक्टिव अवॉइडेंस यानी कि चयनात्मक परिहार, चौथा है बायस्ड असिमिलेशन यानी कि पक्षपाती सात्वीकरण, और पांचवा है एटीट्यूड इनोकुलेशन यानी कि अभिवृत्ति टीकाकरण। तो नेक्स्ट, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मोरल एटीट्यूड्स और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, मोरल और एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर दें, टॉपिक नंबर 2 को, और फिर टॉपिक नंबर 3 जो एप्टीट्यूड है हमारा, उसकी तरफ हम बढ़ जाएं। पिछले सालों में आने वाले प्रश्न जो है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, तो 2 वीडियो उसमें भी लगेंगे, तो 4 वीडियो और बनेंगे इसमें। फिर उसके बाद में टॉपिक नंबर 3 हमारा शुरू हो जाएगा जिसका नाम है एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। ठीक है, तो चलिए फिर भाई कमेंट वमेंट करते रहिए, थोड़ा बहुत तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, थोड़ा बहुत मैंने परसुएट यदि आपको कर दिया हो, ठीक है, यदि थोड़ा बहुत अभिवृत्तियां मेरे प्रति आपकी सकारात्मक हुई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, थोड़े बहुत सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जो भी कोई परेशानी एथिक्स को लेकर के है, जो भी कोई डाउट एथिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आपको आ रहे हैं, एथिक्स में कैसे अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, उत्तर कैसा लिखना चाहिए, उत्तर लिखने में क्या क्या डिफिकल्टी आपको आ रही है, आंसर राइटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो साझा कीजिए मेरे साथ, है ना। तो साझा करोगे तो, हालांकि मैं कह रहा हूँ साझा कीजिए, तो हो सकता है कि आप ना करो, बट ठीक है, अब कहना तो फर्ज तो है टीचर का। टीचर तो बहुत ज्यादा चालाक बन नहीं सकता ना, चालाकी तो नेगेटिव के लिए ज्यादा होती है ना, पॉजिटिव के लिए तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है। आप तो इतने समझदार लोग हो, सब कुछ पढ़े ही लिखे हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ना, कमेंट जरूर कीजिए, पूछिए जरूर, सवालों के आंसर पूछिए, कुछ भी पूछिए, और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।